गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को अपने जीवन में आप सभी ने उतार लिया होगा। चलो, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 1। आयुष काम्य ही चल रहा है, इसका ये पार्ट 3 है। आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिदोष। त्रिदोष को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोष है क्या। दोष वह है जो शरीर को दूषित करे। मतलब जैसे हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र। ठीक है, इस प्रकार से। और धातुएं क्या होती है? जो शरीर को धारण करती हैं। देखो, आप रस को देखो, मतलब रक्त को देखो, मांस को देखो, मेद को देखो, यही तो है जो शरीर को धारण किया हुआ है। तो जो शरीर को धारण करे उसे धातु कहते हैं, और जो इनको दूषित कर दे उसे दोष कहते हैं। पर पहले हम समझते हैं कि जो शरीर में जो दोष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक दोष, एक होता है मानसिक दोष। शारीरिक दोष जो होता है वो वात, पित्त, कफ होता है। ठीक है, और जो मानसिक दोष होता है वो रज और तम होता है। शारीरिक आप समझ ही रहे हो, फिजिकली कह लो, जो दोष मतलब जो दूषित करेगा, और मानसिक वही मेंटल हेल्थ, रज और तम होता है। ठीक है, इसी के साथ सबसे पहले ऐसा नहीं है कि ये दोष है तो दोष की तरह ही काम करते, नहीं। जिस प्रकार पंच महाभूत द्वारा यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी द्वारा पूरी सृष्टि का संचार हुआ है, हमारा मानव शरीर बना है, हर एक कण कण, हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा बनाई गई है। उसी प्रकार जो ये वात, पित्त, कफ है, ये भी पंच महाभूतों के द्वारा ही बनाया गया है। जो भी शरीर में गति का कार्य है वो वायु जिसे कहते हैं ना, वायु का कार्य क्या होता है? गति का कार्य होता है। तो हमारे शरीर में जो भी गति का कार्य होता है वो वात करता है। पित्त क्या होता है कि जो उष्णता पैदा करेगा। कफ क्या होता है? चिपकने का काम करता है, यानी कि स्निग्धता। ठीक है, जैसे कि जॉइंट्स, संधि होती है ना, जैसे ये देखो, ये एल्बो जॉइंट है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर जो ये चिपकने का काम है ना, ये किसका है? कफ का काम है। वैसे अदरवाइज हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में होते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जब हमारे शरीर में दोष आ जाए, ठीक है, रस रक्त की वजह से कोई चीज दूषित हो जाए, तभी ये हमें नुकसान पहुंचाते। नहीं तो ये तो हमारे शरीर के वो स्तंभ है, जिस प्रकार मकान को खड़ा होने के लिए स्तंभ चाहिए होते हैं ना, उसी तरीके से हमारे शरीर को खड़े होने के लिए वात, पित्त, कफ का काम होता है। फिर आती है दोषों की अवस्थाएं। दोषों की 2 प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक होती है साम्य अवस्था, एक होता है विकृत अवस्था। देखो, विकृत अवस्था के तो नाम से पता चल रहा है कि यानी कि दोषों में ही विकृति आ जाना। दोष दूषित हो चुके हैं तो बीमारियां आएगी, है ना। और जो साम्य अवस्था है, यानी कि वो साम्य होकर अच्छे से काम करे। देखो, आयुर्वेद में पता क्या है, शब्दों के ना मतलब में ही मतलब जो वर्ड है उसी के अंदर उसका मीनिंग छुपा हुआ है। अब साम्य अवस्था मतलब इसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार शरीर को धारण करता है। मतलब शरीर को धारण करके जो बल दे, जो वृद्धि दे, जो स्वास्थ्य को ठीक रखे, ओज का भरपूर हो, वो आएगा साम्य अवस्था में। इस तरीके से शरीर को धारण करे वह साम्य अवस्था है। विकृत अवस्था आ गई जहां पे दोष दूषित हो चुके हैं। अब दोष तो दूषित हो चुके हैं, आगे क्या, किस प्रकार से दोष दूषित हुए हैं? क्षय से हुआ है या वृद्धि से हुआ है? यानी कि जैसे रस है, रस का क्षय हुआ है या रस की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार रक्त की क्षय हुई है या रक्त की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार हम दोष जब हमारे दूषित होते हैं तब हमें क्या आता है? जैसे साइनस सिम्टम्स आएंगे ना, चक्कर आ जाना, जैसे बीपी होता है। बीपी को एक आता है बीपी हाई हो जाना, एक होता है बीपी लो हो जाना, है ना। यानी कि क्षय और वृद्धि से ही हम बता सकते हैं ना कि दोष दूषित हो चुके हैं। ये आते हैं विकृत अवस्था में। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको त्रिदोष के बारे में बताती हूँ, यानी कि वात, पित्त और कफ के बारे में बताती हूँ कि जिस प्रकार आयु का अंतिम पहर वृद्धावस्था होता है, यानी बुढ़ापा होता है ना, और जिस प्रकार रात्रि का अंतिम पहर संयम काल होता है ना, मतलब पूरे दिन का अंतिम पहर क्या होता है? संयम काल होती है, शाम होता है। उसी प्रकार जब भोजन
का पाचन अच्छे तरीके से हो चुका है, उसका शोषण हो चुका है, तब हमारी वात की वृद्धि होती है। पित्त की वृद्धि कब होती है? जिस प्रकार आयु का जो मध्यम पहर क्या होता है? युवावस्था होता है, और दिन और रात्रि का मध्यम पहर होता है ना, उसी प्रकार जब हम भोजन खाते हैं, जैसे उसका पाचन हो गया, ठीक है, तब हमारी पित्त की वृद्धि होती है। फिर भोजन के तुरंत बाद किसकी वृद्धि होगी? कफ की वृद्धि होती है। जिस प्रकार एक लाइफ का एक प्रथम पहर क्या होता है? बाल्यावस्था होता है ना, उसी प्रकार भोजन के तुरंत बाद जो वृद्धि होती है वात पित्त कफ में से, वो कफ की वृद्धि होती है। और जैसे सुबह के टाइम, मतलब जैसे कह रहे हो ना, प्रथम पहर कौन सा होगा हमारे दिन का? सुबह का टाइम होगा, मतलब जैसे, तो जो प्रथम पहर होता है ना दिन का, उसी प्रकार मतलब कफ की वृद्धि होती है। आई होप मैं क्लियर करवा पाई होंगी। सही बताऊँ तो मुझे आज ये अच्छे से समझ आया है। मुझे बड़ा कंफ्यूजन होती थी कि मतलब ना वात की वृद्धि कब हो रही है, पित्त की कब हो रही है, कफ की कब हो रही है, बट आज मुझे और अच्छे से ये चीज समझ आई है कि अच्छा, मतलब ऐसे काम होता है। बी ऑनेस्ट, सीरियसली। दोषों के अनुसार जाठर-अग्नि की स्थिति, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको सच बताती हूँ कैसे। देखो, अब जैसे सोचने वाली बात है, वायु जिस प्रकार से अस्थिर है, क्या कभी हवा ठहर सकती है? नहीं ना। तो हमारी बॉडी में कैसे ठहर सकती है? वायु तो एक चंचल है ना, एक चंचल स्वभाव ही कहा गया है, एक अस्थिर होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी बात ऐसे ही होगा। हाँ, पित्त पहले ही उष्णता उसका स्वभाव है भाई, और अब हमारे अंदर से ये चीज आ रही है तो वो तीक्ष्ण हो जाएगी, है ना पित्त। और कफ, कफ बदले में गुरु और शीत होता है, ठीक है। शीत मतलब ठंडा हो गया। अब शरीर में एक तो ठंडक चीज भी चाहिए ना, तो वो कफ का कार्य होता है। अब जैसे मान लो भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद पित्त, अब देखो जैसे क्या हुआ कि कफ ना ठंडा है, शीत है। अब कहीं ना कहीं पाचन क्रिया करने के लिए पित्त का काम तो चाहिए ही चाहिए, तो उधर वहाँ वायु आती है। हमारे शरीर में वहाँ वात का कार्य फिर शुरू होता है, इसलिए वहाँ वायु वृद्धक होता है। और इस प्रकार हमें देखो यहाँ पर ना एक लाइन लिखी गई है कि एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार राख से ढकी अग्नि अन्न को जल्दी पाक नहीं करती, उसी प्रकार कफ से आवृत अग्नि भोजन को नहीं पकाती है। जिस प्रकार राख को हटाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अग्नि का प्रतिपद करने के लिए वायु वृद्धक कटु तिक्त कषाय, रस जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरीके के जो रस होते हैं उनका यूज किया जाता है, यानी कि कटु तिक्त कषाय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। डन, आगे समझ। अब आता है कि दोषों के अनुसार कोष्ठ पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर दोषों की प्रबलता होगी तो जाहिर सी बात है हमारे कोष्ठ यानी हमारे अमाशय पे भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो जब हमारी वात की अधिकता ज्यादा होती है तो हमारा कोष्ठ क्रूर हो जाता है। जब हमारे पित्त की अधिकता ज्यादा होती है तो कोष्ठ मृदु हो जाता है। और जब हमारे कफ की अधिकता ज्यादा होती है तो कोष्ठ हमारा मध्य हो जाता है। वैसे जैसे जब साम्यावस्था होती है, यानी कि तीनों नॉर्मल सिचुएशन है, मतलब कोष्ठ की नॉर्मल सिचुएशन है, तो मध्य ही रहते हैं। ये पूछ लेता है कभी कभार, एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से बस सुन लेना एक बार। फिर आता है देह प्रकृति स्वरूप का वर्णन, मतलब कि हमारी इस देह की, ये शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये तो हम सब जानते हैं कि भाई शुक्र और आर्तव के संयोग से एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है, एक जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब ड्यूरिंग अ इंटरकॉर्स, उस टाइम पर जिस भी दोष की प्रबलता सबसे ज्यादा होगी, बच्चा उसमें सातवें होता है, हमारी जो देह है उसमें सातवें होती है। जैसे जिस प्रकार देखो यहाँ पर ना एक उदाहरण है, शायद इससे आपको समझ आए कि विष से उत्पन्न कृमि विष में ही जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि वह विष उसके लिए सातवें होता है। उसी प्रकार जब इंटरकॉर्स के टाइम पे जो
दोष हमारे सबसे ज़्यादा मतलब शुक्र और आर्तव के संयोग जिस टाइम पे हो रहा होता है, उस टाइम पर जब प्रबलता बहुत ज़्यादा होती है जिन दोषों की, उसी में एक बच्चा साथ में रहता है, वही उसके लिए एक तरीके से अमृत के समान हो गया ना, मतलब उसी में वो रह पाएगा। अब उसको हटा के, जैसे मान लो उस टाइम पर दोष प्रबल थे पित्त और कफ, ठीक है, पित्त और कफ थे। अब अगर बच्चे को हम वात और कफ में रख दे तो क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं ना। सिर्फ इसी प्रकार मतलब ऐसे ही देह का वर्णन हुआ है। आई होप मैं क्लियर करवा पाई होंगी। और जैसे इसमें एक चीज और है, जो कफज प्रकृति के लोग होते हैं उनकी सबसे उत्तम प्रकृति मानी जाती है, पित्त वाली मध्यम और कफ वाली हीन मानी जाती है, ठीक है। फिर आता है दोषों का संसर्ग और सन्निपात। सबसे पहले संसर्ग का मतलब होता है किसी दो चीज का मिलना, बट यहाँ पर आचार्य ने इसको कुपित अवस्था में या फिर उसका मतलब क्षीण होने में या वृद्धि होने में, मतलब जहाँ वो शरीर को दूषित करे, जैसे सिर्फ वात और पित्त का मिल जाना जो शरीर को दूषित करे, उनका कुपित हो जाना, तब जब दो चीज मिल रही है तो संसर्ग है, और जब तीन चीज मिल रही है तो उसको सन्निपात कहते हैं। यानी कि वही वात पित्त कफ जब आपस में मिल जाएंगे तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, वो कुपित अवस्था में होते हैं, ठीक है। आई होप गाइज मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सच में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। कल आएगा पार्ट 4, मतलब अभी 2 पार्ट और आएंगे। थोड़ा सा ये फर्स्ट चैप्टर वास्ट है, परसों तक ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, अपने आप को आयुर्वेद में भरपूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।